गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर में अपन ने स्थिर विद्युत के अंदर क्या पढ़ा था? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। एक स्थिति अपन ने याद कर ली थी अक्ष पर। आज अपन दूसरी स्थिति करने वाले हैं। दूसरी स्थिति क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर तीव्रता। पिछले लेक्चर में हमने अक्ष पर पढ़ी थी, आज अपन निरक्ष पर पढ़ेंगे। निरक्ष पर तीव्रता। तो तीव्रता किसकी याद करनी है? विद्युत क्षेत्र की। कहाँ पर याद करनी है? निरक्ष पर। किसके निरक्ष पर? तो विद्युत द्विध्रुव के। तो कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको गणना करनी है। तो ध्यान देंगे, पूरा खेल इसमें डायग्राम का है, डायग्राम से समझना है आपको। तो हमने एक विद्युत द्विध्रुव एज्यूम किया, जैसे पिछले में हमने लिया था, एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, दो आवेशों से मिलकर बना है। एक आवेश ऋणात्मक तो माइनस क्यू, एक आवेश धनात्मक तो प्लस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। मध्यवर्ती बिंदु इसका O है। आधी लंबाई इधर L और शेष आधी लंबाई इधर L। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P वेक्टर है और दिशा कैसी होती है? माइनस से प्लस की ओर। ऐसा एक विद्युत द्विध्रुव हमने कल्पना किया है ए बी, जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। मध्य बिंदु O है। टोटल लंबाई इसकी 2L, आधी L, A से O तक और शेष आधी O से B तक फिर L। द्विध्रुव आघूर्ण P है। हमको ज्ञात करना है इस द्विध्रुव की निरक्ष पर। तो निरक्ष पर हमने कोई बिंदु की कल्पना की। एक बिंदु हमने मान लिया P बिंदु है, जो कहाँ पर है? इसकी विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। कितनी दूरी पर है? तो हमने माना ये R दूरी पर है, निरक्ष पर R दूरी पर है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उस तीव्रता की हमको गणना करनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक आवेश से बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एक तो P बिंदु से लेकर A बिंदु तक की दूरी और एक P बिंदु से लेकर B बिंदु तक की दूरी। दोनों बिंदु आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी ज्ञात करनी है। तो ध्यान कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण में ये भुजा लंब का काम करेगी, ये आधार का, ये भुजा कर्ण का काम करेगी। तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। शेष दूसरा भी कितना आ जाएगा? रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? माइनस क्यू के कारण भी और प्लस क्यू के कारण भी। तो पहले हमने प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हमने मान ली E1, जैसा पिछले केस में माना था, और माइनस क्यू के कारण तीव्रता E2। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हमने मान ली E1 है। तो कितनी होती है? K परिमाण आवेश का बट्टे बीच की दूरी का वर्ग। तो K Q और दूरी कितनी है, यानी जैसे ये तो प्लस क्यू था, इसका हमको परिमाण लेना है। बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका क्या करना है अपने को? होल स्क्वायर। तो K ये Q बचा और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर से वर्गमूल खत्म। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश, तो दूसरा आवेश बिंदु है, तो माइनस क्यू के कारण, इस आवेश के कारण तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमने मान लिया E2 है। तो K आवेश माइनस क्यू, उसका परिमाण बटे बीच की दूरी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। परिमाण लेंगे तो ये K है, ये प्लस क्यू हो जाएगा, ये बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक है प्लस के कारण तीव्रता, एक है माइनस के कारण तीव्रता। दोनों के परिमाण एक बराबर आए, लेकिन अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा दिशा का। तो प्लस के कारण तीव्रता होती है रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। प्लस के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की ओर, और माइनस के कारण जो तीव्रता होती है वो अंदर की ओर। तो ध्यान करेंगे, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता की दिशा कैसी होगी? बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब इस रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। तो इस रेखा पर अगर हम विचार करें तो ये किसका दिशा हो जाएगी? ये E1 की दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है। तो इस पर अंदर की ओर, तो इस रेखा के अनुदिश ये तीव्रता E2 ये कैसे हो जाएगी? अंदर की ओर। बात समझ में आ गई?
तो E1 इस रेखा के अनुदिश बाहर की ओर और E2 इस रेखा के अनुदिश अंदर की ओर। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये भुजा L है, ये L है, ये R है, तो ये समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है। ये दोनों कोण एक समान होंगे, तो हमने माना है बिंदु P की दोनों आवेशों से कोण की स्थिति एक समान थीटा है। ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, तो ये कोण बहिष्य कोण हो गया। तो बहिष्य कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बहिष्य कोण का मान दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो योग कितना हो गया 2 थीटा। तो E1 और E2 जो दोनों वेक्टर हैं एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित हैं, 2 थीटा कोण पर स्थित हैं। अब हमको बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सदिश राशियाँ हैं E1 भी और E2 भी। तो परिणामी कितना होता है, यदि R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर है तो R का परिमाण, इसको R बोलते हैं हम, कितना होता है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा। A की जगह है यहाँ पर E1, B की जगह है E2 और थीटा इन दोनों के बीच का कोण है वो कितना है 2 थीटा। तो हम क्या काम कर सकते हैं, तो ध्यान कीजिए E1 E2 बराबर हैं, तो माना E1 बराबर E2 जो दोनों बराबर हैं, इसको हम कुछ और इंटीजर मान लेते हैं, तो x हमने मान लिया, ठीक है। तथा जो कोण है कितना है दोनों के बीच का एंगल, वो है 2 थीटा। अतः परिणामी, तो परिणामी हम निकालेंगे, कहाँ पर परिणामी निकालना है, बिंदु P पर। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या क्षेत्र की तीव्रता, तो E हमने मान लिया, उसका मान कितना होगा, सूत्र होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो A की जगह E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कोण कितना आएगा, तो कोण आएगा 2 थीटा। बात समझ में आ गई। अब देखिए E1 E2 दोनों के स्थान पर हमने x माना है, तो मान लगा देंगे E बराबर, तो दिस इम्प्लाइज दैट E बराबर x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स और कोण कितना है, तो 2 थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट E बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये भी क्या हो गया 2x स्क्वायर और cos 2 थीटा। E बराबर, अब जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उसमें 2x स्क्वायर कॉमन है, 2x स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 प्लस cos 2 थीटा ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा। बात समझ में आ गई। तो क्या काम करना था कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दो हैं हमारे पास, एक E1 वेक्टर है, एक E2 वेक्टर है, परस्पर 2 थीटा कोण पर है। E1 और E2 दोनों के परिमाण बराबर हैं, उसको हमने x मान लिया है। बीच का कोण कितना है, तो ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, तो दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर बहिष्य कोण हो जाएगा, तो टोटल कोण हो गया 2 थीटा। सूत्र में हमने मान लगा दिया, तो रिजल्ट आया हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा के बारे में समझिए, कॉस 2 थीटा होता क्या है, तो ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, मैथ्स वालों को तो पता ही है, बाकी जो मैथमेटिकल टूल्स करके आपका 11th में चैप्टर था उसमें ये कंसेप्ट बताया गया था, नहीं तो मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला होता है एक, इसको समझ लीजिए, कॉस A प्लस B, दो कोण है तो उसकी वैल्यू होती है तो कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A साइन B, ये सूत्र होता है किसका, कॉस A प्लस B का। अब आपको आता है, ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको आप याद कर सकते हैं। अब हमने मान लिया यदि A और B दोनों कोण बराबर हैं और उसका मान किसके बराबर है, थीटा के बराबर, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस थीटा जुड़ के 2 थीटा हो गया, बराबर इनका गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कॉस 2 थीटा का।
लेकिन इसमें एक और संशोधन हम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं। हमने पढ़ रखा है पहली सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। कितना होता है इसका मान 1 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो है ही, माइनस इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लगा दिया। तो कॉस 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का और ये प्लस का दोनों एक जैसे पद हैं तो जुड़ जाएंगे। तो फॉर्मूला होगा कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया। तो रिजल्ट आएगा कॉस 2 थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर भी कॉस 2 थीटा है, ये मान हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चूंकि कॉस 2 थीटा किसके बराबर है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये मान हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान देंगे। अतः e बराबर अंडर रूट में ये था 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा के स्थान पर हमने ये मान लगा दिया। यहाँ पर देखेंगे एक 1 प्लस का है, एक 1 माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो e बराबर हमको बचेगा 2x स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, गुणा कर दिया तो e बराबर अंडर रूट 4 2 गुणा 2 4 x स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। 4 भी वर्गमूल के बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर भी जाएगा, ये भी जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारे पास आ गया E का मान 2x कॉस थीटा। अब x क्या था, तो x E1 और E2 दोनों के स्थान पर हमने x माना था। अब ये हम मान यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ x का मान E1 और E2 के बराबर था, चाहे E1 मान लो चाहे E2, और दोनों बराबर है कितना था, तो KQ/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर था, खत्म हो गया तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तथा अब हमको जो चाहिए वो चाहिए यहाँ पर कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान त्रिकोणमिति से यहाँ से निकालेंगे। तो ये त्रिभुज हो गया हमारे पास POA या POB, कोई भी ले लो। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की कितनी भुजा है, A से लेकर O तक, लंबाई कितनी है L, और कर्ण कितनी है A से लेकर P तक, कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर AO बटे AP, इसका मान L और इसका मान है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो चूंकि अंडर रूट अगर कहीं पर भी है उसका मतलब होता है उसकी घात 1/2, तो ये पूरे की घात 1/2 हो जाएगी। तो अतः कॉस थीटा बराबर है L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। अब ये x का मान और कॉस थीटा का मान, ये दोनों मान हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये मान लगाने पर कोई समीकरण माना है नहीं माना है, तो एक मान लो, माने हैं तो वो 2 3 4 जो भी नंबर आ जाएगा आप उसको समीकरण मान सकते हो। तो ये मान, जो मान हमने निकाले हैं कहाँ लगाते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। जैसे समीकरण 1 में इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना था, 2x कॉस थीटा। तो 2x के स्थान पर कितना जाएगा, तो x के स्थान पर KQ में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के स्थान पर आ जाएगा L/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट, अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, K संख्या 2Q और L एक साथ सेपरेट कर दिया तो 2QL, ठीक, बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
नीचे दोनों पद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के हैं, एक की घात है 1 और दूसरे की घात है आधी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 और आधी कितनी हो जाएगी 1.5 यानी 3/2। ठीक, चूंकि 2QL किसके बराबर होता है, P के बराबर, तथा दूसरी बात जो पिछले डेरिवेशन में मैंने पढ़ी थी 2L छोटा है किसकी तुलना में, R की तुलना में, इसलिए L और छोटा होगा R की तुलना में, इसलिए L स्क्वायर का मान और ज़्यादा छोटा हो जाएगा इसकी तुलना में, R स्क्वायर की तुलना में। अतः हमने क्या किया, अतः L स्क्वायर को R स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य लेने पर, इसको निग्लेक्टेबल कर दिया, नगण्य कर दिया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया वो ध्यान देंगे। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास अब, अतः E बराबर, तो क्या है K 2QL के स्थान पर P और ये बचेगा R स्क्वायर, उसकी घात कितनी है 3/2, L स्क्वायर को नगण्य काट दिया तो L स्क्वायर खत्म, क्या बचा केवल R स्क्वायर, घात 3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगी तो E बराबर आ जाएगा हमारे पास K P और R की घात 3। तो ये हो जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर R दूरी पर स्थित, तो उसकी निरक्ष पर R दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, KP/R3। बात समझ में आ गई, ये आ गई परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष पर हमने निकाली थी तो अंतर था केवल यहाँ पर 2P था, तो K 2P/R3 और अक्ष निरक्ष पर है तो P/R3, तो अक्ष पर 2P हो जाता है, निरक्ष पर केवल P बचा है। दूसरी बात अब हमको निकालनी है, ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है ये E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का परिणामी तो हमने निकाल लिया, लेकिन उस परिणामी की दिशा क्या होगी, तो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझिए। तो दिशा ज्ञात करने का सूत्र होता है, जैसे R की वैल्यू तो आ जाती है √A² + B² + 2AB cos थीटा, लेकिन परिणामी का जो कोण है जिसको हमने tan अल्फा नाम दिया था तो उसकी वैल्यू कितनी आती है B sin थीटा अपॉन में A + B cos थीटा हो जाता है। तो अतः tan अल्फा B की जगह चाहे E1 मान लो चाहे E2 मान लो, दोनों के मान x हैं, तो x sin थीटा बटे में x + x cos थीटा, थीटा नहीं कोण है 2 थीटा, तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। ठीक है, x कॉमन ले कट जाएगा तो sin 2 थीटा ये बचा, नीचे बचेगा 1 + cos 2 थीटा, तो sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा × cos थीटा, नीचे हो गया 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 cos² थीटा -1 से +1 कट गया तो क्या बचा 2 sin थीटा × cos थीटा और बटे में 2 cos² थीटा, 2 से 2 कट गया, cos थीटा से एक घात कट गई तो बचा sin थीटा बटे cos थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो tan अल्फा यानी परिणामी की दिशा tan थीटा के बराबर, तुलना करने पर अल्फा का मान कितना हो जाएगा थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो E1 से या E2 से, दोनों में से किसी से भी हम मान सकते हैं क्योंकि बराबर परिमाण के हैं, तो कितने कोण पर है थीटा कोण पर है। तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो थीटा कोण पर आएगा, तो थीटा कोण क्या होगा आधा कर देंगे यानी बिल्कुल मध्यवर्ती, तो ये परिणामी हमारा थीटा कोण पर आ गया, टोटल जो 2 थीटा था, तो परिणामी जो E है तो E वेक्टर की दिशा किधर आ जाएगी बिल्कुल मध्य में। वैसे भी हम जानते हैं कि 2 वेक्टर अगर समान परिमाण के हैं तो उनका परिणामी उनके ठीक मध्य में आता है, 60 के हैं तो 30 पर, 90 के हैं तो 45 पर, 120 के हैं तो 60 पर, ये 2 थीटा है तो बिल्कुल बीच में थीटा पर आएगा। ये तो परिणामी की दिशा होगी, लेकिन इस दिशा में हम ध्यान करेंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जिस दिशा है B से A की ओर यानी +Q आवेश से -Q आवेश की ओर है, लेकिन जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी P वेक्टर उसकी दिशा A से B की ओर मतलब -Q से +Q की ओर है, मतलब P वेक्टर तो इस दिशा में है और जो E वेक्टर है वो इस दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे से परस्पर विपरीत दिशा में हो गए। तो विपरीत दिशा में है तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, तो सदिश रूप में
ई वेक्टर इज इक्वल टू के, और पी वेक्टर के विपरीत दिशा में तो माइनस का पी वेक्टर बटे में आर क्यू। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया, किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। कहाँ पर? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर। तो अक्ष पर आया था के 2p अपॉन आर क्यू, समान दिशा में थे तो ई वेक्टर बराबर के 2p वेक्टर बटे में आर क्यू। निरक्ष पर हमने जो निकाला वो रिजल्ट आया हमारा ई इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। वहाँ पर 2p था, यहाँ पर p, यानी उसकी तुलना में आधा रह गया। कौन? p का गुणांक। दूसरी बात, जो दिशा थी वो दिशा सदैव कैसी रहेगी? p वेक्टर के विपरीत। तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा? ई वेक्टर बराबर के माइनस पी वेक्टर बटे में 2 नहीं बटे में आर क्यू, अतरक न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आ गई? चलिए, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम चाहे एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। एक मेथड तो ये, दूसरा मेथड और समझ लीजिए, है यही काम, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, कम भी नहीं होगी लेकिन उसमें लैंग्वेज ज़्यादा हो जाएगी। क्या काम करना है? अभी हमने परिणामी E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का परिणामी निकाला था। तो कैसे निकाला था? एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसकी निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P है। A से और B से दोनों से दूरियां समान, अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थी। O बिंदु A से O तक की दूरी आधी L और O से B तक की दूरी ये भी L। यहाँ तक का काम ऐसा ही था, और ये P वेक्टर जो है वो माइनस से प्लस की ओर है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली तो E1 वेक्टर और ये जो था वो E2 वेक्टर था। ठीक, यहाँ तक हमने काम कर लिया था। टोटल कोण 2 थीटा था, लेकिन अगर हम इसको मध्यवर्ती एक रेखा खींचें तो ये कोण थीटा हो जाएगा, समांतर हो गए, ये थीटा तो ये थीटा, और ये इसके एक अंतर कोण हो गए, ये भी कितना हो गया? थीटा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ध्यान कीजिए, हम E1 वेक्टर जो है उसको घटकों में वियोजित करें तो कोई भी अगर वेक्टर है हमारे पास A वेक्टर जो थीटा कोण बनाता है, इस दिशा में उसका घटक क्या हो जाता है? A cos थीटा, और इस दिशा में घटक कितना हो जाता है? A sin थीटा। तो A की जगह E1 है तो इस दिशा में इसका घटक हो जाएगा E1 cos थीटा, और इस दिशा में जो घटक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? E1 sin थीटा। बात समझ में आ गई? E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, क्षैतिज दिशा में घटक cos और ऊर्ध्व दिशा में घटक sin हो गया। ऐसी दूसरा वेक्टर हम लेते हैं वो नीचे की तरफ है, तो अगर हम ये V वेक्टर ले लें, ये कोण थीटा है, तो जिस दिशा से कोण बनता है वो क्षैतिज होता है, तो B cos थीटा, और उसके लंबवत ये B sin थीटा। तो B के स्थान पर क्या है? E2। तो ध्यान करें, तो जिस दिशा में कोण है तो उस दिशा में तो हो जाएगा E2 cos थीटा, और इस दिशा में इसके लंबवत तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, तो हमने घटकों में वियोजित कर लिया, E1 E2 के मान निकाल ही लिए थे। उसके बाद क्या काम करना है? तो उसके बाद थ्योरी का काम है इसमें। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अगर घटकों में वियोजित करते हैं तो उस स्थिति में दोनों के क्षैतिज घटक तो परस्पर समान दिशा में होंगे, जबकि दोनों के ऊर्ध्व घटक परस्पर विपरीत दिशा में होंगे। ऊर्ध्व घटक जो विपरीत दिशा में है और परिमाण में समान है। समान क्यों है? क्योंकि कोण थीटा बराबर है, तो sin थीटा दोनों में बराबर है। E1 E2 के मान एक समान x थे, तो x sin थीटा और दूसरा x sin थीटा, एक दूसरे विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ऊर्ध्व घटक परस्पर विपरीत दिशा में होने का कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा? E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। चूँकि E1 और E2 बराबर हैं और बराबर हमने इसको कितना मान लिया था? तो x माना था, तो क्या हो जाएगा? E बराबर x cos थीटा प्लस x cos थीटा। E बराबर कितना हो गया? 2x cos थीटा। तो यहाँ तक का काम हमने कर लिया, उसमें भी रिजल्ट आ गया था 2x cos थीटा। वहाँ पर अपने वेक्टर फॉर्म लगा के किया था cos 2 थीटा को बदल के, तो रिजल्ट आया था। उसके बाद का फिर वही काम है, x का मान लगाएंगे हम, cos थीटा का मान लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना कर सकते हैं।
दो तरीके आपको बता दिए, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। तो अक्ष पर हमने कल पिछले लेक्चर में निकाल लिया था, नेक्स्ट पर आज हमने 2 प्रकार से निकाल लिया। ठीक है, थैंक यू।